डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, one and all present over here. Myself, Dr. Naishal Rawal, would like to welcome you at Chaitanya Studio, Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In today's sessions, we are just going to cover about the topics related to the market structure and various forms of market. Okay. This sessions also includes the concept of excess capacity in the monopolistic competitions, along with the concept of selling cost in the monopolistic competitions. ठीक है. So सबसे पहले अपने बात करते हैं कि in the previous sessions में हमने देखा था कि indifference curve की टेक्निक्स क्या थी, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे मेजर किया जाता है, और उसी के साथ साथ वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एज वेल एज विद द सब्सटीट्यूट इफेक्ट. This also includes the concept of consumer equilibrium as well as the concept of the budget line. In this sessions, we will be covering about the topics related to the structure and the comparative analysis of the market. This will also includes the part of the मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में कैसे मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी रहती है. उसी के साथ साथ अपने चर्चा करेंगे कि भाई कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट किस हिसाब से जाएगा. ठीक है. सो मार्केट मीन्स इफ द फर्स्ट डेफिनेशन इफ आई से, तो दिस इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर. ठीक है. इन टर्म्स, market can be at any place. It can be at a security market, it can be at a normal physical market, where people come together to the procedure, to follow the procedure of buying and selling. It is a particular region where the buyers and sellers of commodity are in contact with each other, which affect the purchase and the sale of the commodity. ठीक है. तो it consists of various structure, various form, various nature and the degree of competitions. In terms of degree of competition, the market are of two types, that is perfect competition and the imperfect competition. Perfect competition matlab where there are large number of buyers and sellers. Imperfect competition means it includes the part of the four different types of market, that is monopoly, monopolistic competitions, oligopoly and duopoly. ठीक है. These are the various structure of market: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and the monopoly. When we talk about the price level, जब हम किसी प्रोडक्ट की कीमत के बारे में बात करते हैं तो मोनोपोली में सबसे ज़्यादा होता है, ऑलिगोपोली में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में वो कम रहती है. ठीक है. प्राइस सेट कौन करता है, तो कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर रहता है, मोनोपोलिस्टिक में प्राइस सेटर, सम कंट्रोल ओवर द प्राइस रहती है, ऑलिगोपोली में प्राइस सेट ज़रूर होता है बट सेट बाय एन मेन प्लेयर, जैसे कि रिलायंस जियो. वो कैसे डिसाइड किया जाता है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट यूनिट में. मोनोपोली में यू कैन हैव द फुल कंट्रोल ओवर इट. ठीक है. सिग्निफिकेंट कंट्रोल, एंड इट हैज़ नो अदर कॉम्पिटिटर. आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, यू आर द ओनली वन सेलर इन द मार्केट. ठीक है. फॉर एग्जांपल कि मैं मोनोपोली का बात करूँ तो रेलवे इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकल नेचुरल गैस यूटिलिटी तुम बात कर सकते हो. ऑलिगोपोली में बात करते तो टेलीकॉम सेक्टर है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में बात करते हैं तो कि ग्रोसरी स्टोर है, साथ में रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में अगर बात करें तो शेयर मार्केट है या एग्रीकल्चर मार्केट है. ठीक है. सो बिफोर मूविंग टू दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स, एक्सेस कैपेसिटी, let me brief about the perfect competitions. It is a market where there are large number of buyers and sellers, free entry and exit. ठीक है. एक एग्जाम्पल है उसका, आप सिक्योरिटीज़ मार्केट ले सकते हो, शेयर मार्केट जिसको अपने कहते हैं. वहाँ पर बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं. ठीक है. कोई पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड किया जाता है,
अगर सेलर है तो उसने कोई लिमिट रखी है कि भाई 400 के अंदर जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा, सॉरी सेल करूँगा। अगर बायर है तो उसने भी कुछ लिमिट रखी है कि यदि अगर मेरे को 200 रुपये में मिलता है, 50 में मिलता है या 100 में मिलता है तो ही मैं उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। मोनोपोली में क्या होता है तो कि पूरे गांव में सिर्फ आपके अकेले की दुकान है एंड यू कैन गेट दी एबनॉर्मल प्रॉफिट एज वेल। ठीक है, आप कितना भी पैसे चार्ज कर लो, दैट विल बी द मोनोपोली। लेट अस गो विद द एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये कंसेप्ट पहले विक्सेल ने बनाया था, श्रेफा ने उसको साथ दिया था, जॉन रॉबिन्सन ने उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया था, बट लेटर ऑन चैम्बरलिन ने इस कंसेप्ट को सही करने की कोशिश की थी। द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गिवन बाय द चैम्बरलिन। ठीक है, चैम्बरलिन के बाद कार्डोर आए थे, JRF खान आए थे, हेरोड आए थे और कैसल आए थे। नाउ व्हाट इज दिस एक्सेस कैपेसिटी? ठीक है, it is a situation where a firm does not produce a maximum level or optimum as per their capacity just because of reduced in demand, right? It can be using the minimum long run average cost. It is not a short run, वो लंबे समय में उसकी impact दिखाई देगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो empty chairs in the restaurants। ठीक है, पहला एग्जांपल है रेस्टोरेंट का, तो कि भाई आपके पास कोई रेस्टोरेंट है और उसमें 20 चेयर्स और टेबल वगैरह सब लगाए हैं और ये 20 के साथ तुमने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वहाँ पर रखा, अलॉट किया गया है कि भाई हर एक 4 में से हर एक को एक 4-4 टेबल को उसको देखभाल करने का है। अब होता यह है कि पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में आपके वहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स डिक्रीज़ हो गए या चलो कम आ गए हैं या रूटीन में इतने आते हैं, तो कि भाई 20 में से मेरे सिर्फ 15 चेयर वगैरह यूज़ किया जाता है, बाकी का 5 का कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज़ नहीं होती है। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल। अब मेंटेनेंस की बारे में बात करूँ या एक्सपेंडिचर के बारे में यदि अगर बात करो तो बाकी के 5 है उसको भी तुम सैलरी देते हो। ठीक है, जो एक बंदा अकेला बैठा है वहाँ पर खाली कुर्सियों पर वेट कर रहा है कस्टमर्स की, वो आते तो नहीं आते बात अलग है, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स तो बनेगा ही बनेगा। डेट इज़ व्हाट द एक्सेस कैपेसिटी इज़। ऑप्टिमम प्रोडक्शंस हो नहीं रहा है वहाँ पर। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, इफ़ अ कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, उसने साल में सपोज मान लो कि 100 गाड़ी का मैन्युफैक्चर किया, अब ये 100 में से उसने 50 गाड़ी को ही मार्केट में रखा हुआ है। तो यदि अगर कोई कस्टमर गाड़ी देखने आ रहा है, डिसाइड करता है बाय करने को, और वहाँ पर प्राइस नॉर्मल सी रखी जाती है और फिर कहते हैं कि भाई गाड़ी डिमांड में है लेकिन उसका अभी प्रोडक्शन हुआ नहीं है, आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है। प्रोडक्शन ऑलरेडी उसके वेयरहाउस में कंपनी में हो चुका होता है और वेयरहाउस में उसका स्टोरेज में उसका यूनिट्स रखे होते, बट आपको अवेलेबल नहीं है ऐसा कहकर आपको बोल देते। तो और आप सामने से एक स्टेप चलकर उनको कहते हो कि भाई मैं सारा पेमेंट अभी के अभी कर देता हूँ या पूरा पेमेंट मैं आपको कैश में देता हूँ, ऐसा कोई आके अगर मिलता है तो वो कंपनी वाले डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई अगर सही दाम अगर मिलता है तो वो गाड़ी उस बंदे को दिया जाए। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी। प्लांट या यूनिट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं करता होता है कभी भी। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज़ बीइंग टेकन कंसिडरेशंस इनटू द लॉन्ग टर्म। पहले भी मैंने कहा है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी थियरी पढ़नी हो, कोई भी कंसेप्ट पढ़ना हो, तो इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। तो यहाँ पर भी कुछ एजम्पशंस किए गए हैं। एक तो सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, कैन चार्ज द लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम अदर फर्म और चार्ज हायर प्राइस, दे माइट लूज द कस्टमर्स। ठीक है, फेस्टिवल्स के टाइम पर कुछ स्कीम्स आती है कि पाइए 50,000 तक का डिस्काउंट एक्स यूनिट के मॉडल के ऊपर, 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट एक्स यूनिट के मॉडल के ऊपर आपको मिलेगा। तो दिस आर दी सम स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। और अगर दाम ज़्यादा वाकई में ज़्यादा रखा होता है तो डेफिनेटली अ कंपनी कैन लूज द कस्टमर्स। कंज्यूमर प्रेफरेंस,
distributed among across the product in terms of varieties. कोई particular income group people है, they are purely having a luxury car. कोई particular income group people है, they want the need based car. कोई particular income group people है, they always think about the budget price. गाड़ी का कुछ बजट होता है, कार लेने मार्केट में जाते तो 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 15 डिपेंड, ठीक है. तो उसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आता है अक्रॉस द प्रोडक्ट वेराइटीज. से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ ए 5 लाख रुपीज़, तो एक कार मार्केट में है 5 लाख रुपए में मेरे को ऑन रोड मिलता है. दूसरी कंपनी का कार है वो तकरीबन मेरे को 5.5 तक ले जाता है, और एक कंपनी का कार है जो मेरे को तकरीबन 5.25 5.5 के बीच में रहता है. तो वो कस्टमर को प्रेफरेंस देना है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स में जाना चाहेगा. कंपनी इज ए डिफरेंट बट द प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सेम. नो प्रोडक्ट मोनोपोली बाय एनी पर्टिकुलर फर्म. किसी भी कंपनी का कोई वहाँ पर मोनोपोली नहीं है. दे आर द हार्डली फ्यू सेलर्स. लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व ऑलवेज द यू शेप्ड में ही होना चाहिए, एंड द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट शुड बी देयर. इफ एनी फर्म इज गोइंग टू शट डाउन देयर यूनिट्स, they are free to exit from the market. If anyone wants to get involved in the market, they are also free to take an entry. These are the assumptions for excess capacity. ठीक है. No excess capacity in the long run, especially whenever we talk about the perfect competition. जब भी अगर हम perfect competition market की बात करते तो वहाँ पर excess capacity नहीं होता है. वहाँ पर short run भी होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वहाँ पर कोई कैपेसिटी एक्सेस नहीं रहती है. परफेक्ट कंपटीशन मतलब वेयर देयर आर ऑलवेज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एग्रीकल्चर सेक्टर, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए शेयर मार्केट. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिशंस. एंड एक्सेस कैपेसिटी इज मोर डिफाइंड अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा से डाउनवर्ड स्लोप रहता है. परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहती है. डिमांड कर्व हियर कैन नॉट बी टेंजिबल टू दी लॉन्ग रन एवरेज कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट. डायग्राम देखेंगे तो वो पता चल जाएगा. ठीक है. यहाँ पर एक डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है. सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं. वाई पर प्राइस दिखाया जाता है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाई जाती है. ठीक है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो ई पॉइंट पे टच होकर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को भी टच करता है. LMC इज इक्वल्स टू LAC. एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इट इज़ लाइकली टू सी द एक्सेस कैपेसिटी. परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं होगा. सो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑपरेटिव जस्ट ओनली बिलो द ऑप्टिमम कैपेसिटी. कितना उसका साइज़ है, मैक्सिमम प्रोडक्शंस का कितना साइज़ है उसके वहाँ तक वो marginal cost operate करता है. Smaller in always size, large in terms, especially in terms of populations, work under the conditions of excess capacity. Firm under the monopolistic competition operate at the equilibrium 1. E1 E point के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाता है. And where OQ1 is the output being produced. ठीक है. X axis के ऊपर हमने O से OQ का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करते हो, एंड OQ क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस होना चाहिए. ठीक है. अब डिमांड कर्व की मैं बात करूं, DD इज टेंजेंट, नॉट इंटरसेक्टिंग एनी पॉइंट, बट इट इज अ टेंजेंट टू द एवरेज कॉस्ट एट पॉइंट A. सी द वाई एक्सिस OP1, वहां से सीधा A के ऊपर एक ऑरेंज कलर का लाइन जाता है. ठीक है. वो सिर्फ टेंजेंट टू ओरिजिन है डिमांड कर्व को. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. LMC मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेप्ट विद द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखिए आपको P1 के ऊपर की साइड जो डिमांड कर्व के लेफ्ट हैंड साइड आता है, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. एंड इक्विलिब्रियम एट LMC विच इंटरसेप्ट LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को वो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट E को. तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर, तो कि एट पॉइंट E. जब वो इंटरसेक्ट एट पॉइंट E करते हैं तब प्राइस कितना है, तो कि OP का प्राइस है और OQ का उसका क्वांटिटी मैक्सिमम प्रोडक्शंस आउटपुट बोलता है.
ठीक है, एंड दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट. नाउ बियॉन्ड OQ1 द फर्म विल स्टार्ट मेकिंग द लॉस. हेंस द इक्विलिब्रियम इज और a firm's production will be at Q1 to Q. एक्सेस कैपेसिटी का डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर. लॉन्ग रन में क्या होता है तो कि आउटपुट इज लो एंड द प्राइसेस आर हाई इन टर्म्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इफ आई टॉक अबाउट द शॉर्ट रन तो आउटपुट इज हाई एंड द प्राइस इज लो इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये लॉन्ग रन के रिलेटेड ही है पूरा. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. E is the equilibrium point where LMC and LAC intersect each other. Monopolistic competition will operate only below the optimum level, optimum capacity. ठीक है, it could be smaller in size, large in terms of populations. It could work under the conditions only of excess capacity. ठीक है, तो लॉन्ग रन में आउटपुट अगर ज़्यादा जाता है तो प्राइस आपकी हाई रहेगी. लॉन्ग रन में आउटपुट अगर हाई रहता है तो प्राइस आपकी लो जाएगी, especially with reference to the perfect competitions and the monopolistic competitions. Now what does Chamberlain said, उसका व्यू क्या है इसमें एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? It indicates the tendency of long run average cost which can lead to the maximum output with no excess capacity. Pay high, increasing variety of products. Excess capacity occurs due to non-price competition despite the freedom of entry in the monopolistic competition. Firm use the cost of production concept rather than the demand, where pricing their products and they will aim to earn normal price. Firm are willing to reduce the product price ethics to avoid cutthroat price competitions. ठीक है, firm can use the cost of productions. Now what are the cost of productions? तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर तुम लेते हो एग्जांपल के तौर पर, से फॉर एग्जांपल एक पानी का बोतल लेते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जाएगी. ठीक है, प्लास्टिक के रुपए लगते हैं या उसके ऊपर स्टिकर लगाने का है उसका रुपए जाता है. बोतल के ऊपर जो ढक्कन सील किया जाता है उसके अलग से कॉस्ट रहती है. अब पानी कहाँ से आता है उसका जो पाइपलाइन होता है उसका अलग से कॉस्ट जाता है. तो फर्म क्या करता है, कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट पहले इस्तेमाल करता है कंपेयर टू द डिमांड. नॉर्मली डिमांड फोरकास्टिंग में हमने क्या देखा था तो कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी वो उसका सर्वे के ज़रिए पता चलता है. तो यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी में क्या दिखा जाता है तो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कितनी होती है टेकन इनटू द कंसिडरेशंस कंपेयर टू द प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. प्राइस मे बी हाई मे बी लो, इट डिपेंड्स. इफ इट इज़ अ हायर प्राइस then definitely the output is low. If it is a lower price then the output is high. ठीक है, ethics should be avoid to cutthroat competitions. एक जैसे ही मार्केट में ऐसी कंपनीज है कि जो एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाती है बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस उसमें रहता है. साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट है या कलर ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशंस आता है. तो इन सब चीज़ों में कटथ्रोट कंपटीशन जब रहता है तो फिर वहाँ पर एथिक्स को अवॉइड करते हैं, ऐसा चैम्बरलिन ने कहा था. ठीक है, नाउ आफ्टर एंडिंग विद द एक्सेस कैपेसिटी कंसेप्ट ऑफ इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, लेट अस मूव विद द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट कैसे रोल प्ले वहाँ पर रहता है. सो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सेलिंग कॉस्ट को. सबसे पहला है अपना प्राइस कंपटीशन विच इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग प्राइस टू इंक्रीज द सेल. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड मार्केट में है और उसका सेलिंग बढ़ानी है तो यू मस्ट रिड्यूस द प्राइस. एक एग्जांपल दिया जाए, कोविड-19 के टाइम पर सैनिटाइज़र का एक एग्जांपल था. उसको शुरुआती दिनों में इतना डिमांड में नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सैनिटाइज़र बैक्टीरियाज को मारता है, हाथों में जो जर्म्स चिपके हुए आपने कहीं पर भी टच किया हुआ है वो आपको जर्म्स फ्री करता है, तो धीरे धीरे वो डिमांड में आता गया. उसका इंक्रीजिंग सेलिंग उसका बढ़ता जा रहा है. फिर तो ऐसा आ गया कि सैनिटाइज़र आपको 20 रुपये का छोटा सा पैकेट भी मिलता था, 50 का भी मिलता था और 5 लीटर का पूरा टिन भी आपको मिलता था. ठीक है, तो एक तो प्राइस कंपटीशन रहती है, दूसरा है अपना नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स. इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज द सेल. पहले वाले में क्या था प्राइस कंपटीशन कि भी प्राइस को तुम रिड्यूस कर दो. दूसरे वाले में क्या है तो कि सेलिंग को बढ़ा दो.
अदर देन कटिंग द प्राइस। तो प्राइस तुमको डिडक्ट नहीं करना है, प्राइस वैसा ही रखना है और प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ानी है। तो वो कैसे करेंगे? यू माइट गिव दिस सम सैम्पल प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। आप कभी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो यू माइट फाउंड दी टूथपेस्ट के साथ ना टूथब्रश कभी ना कहीं ना फ्री रहता होगा, या छोटा सा टूथब्रश दिया जाता है, या एक सैम्पल के तौर पर एक छोटा सा क्रीम का डिब्बा दिया जाता है। कभी कोई कॉस्मेटिक आइटम्स हम खरीदते हैं या 3 पैकेट का साबुन खरीदते हैं तो चौथा एक छोटा सा सैंपल के तौर पर उसको फ्री में रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और उसके ज़रिए सेलिंग उसकी बढ़ती है, उनकी प्राइस कट नहीं होती है। पहले वाले में प्राइस रिड्यूस होती थी और सेलिंग इंक्रीज होता था। डिक्रीजिंग प्राइस विल लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। कंसेप्ट के बारे में और एक बात कहूँ तो इट इंक्लूड्स द चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट के जो कंसेप्ट है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस। क्वालिटी में चेंज करो, एडवर्टाइजमेंट में चेंज करो, फ्री सर्विसेज दिया करो, फ्री गिफ्ट विद द प्रोडक्ट, जो अभी हाल ही में हमने उसका एग्जांपल्स देखा था। ठीक है, 3 साबुन का पैकेट है, उसमें से एक छोटा सा साबुन फ्री करके वो उसके साथ रैप किया जाता है, फ्री गिफ्ट। बीच में कुछ साल तक जो पिछले सेशंस में हमने देखा था डिमांड फोरकास्टिंग के टॉपिक में, कि एक न्यूज़पेपर वाले ने एक एडवर्टाइजमेंट किया गया था क्वेश्चनर सर्वे करके। उसने जैसे मार्केट में लॉन्च करना था वो प्रोडक्ट, तो ही जस्ट सर्वेड द पीपल ऑफ द सिटी। तो उसको कॉम्पीट करने के लिए उसके साथ जितने भी दूसरे मीडिया वाले थे, पेपर वाले थे, उन्होंने क्या किया था, एक कूपन दे रहे थे वो मेन पेज के ऊपर कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म पे महीने में 30 दिन आते हैं, तो 30 कूपन आपको वहाँ पर लगानी है और महीने के अंत में तुमको एक गिफ्ट वहाँ से मिलेगा। इट्स अ फ्री गिफ्ट विद द प्रोडक्ट। पेपर के पैसे तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में वो गिफ्ट भी मिलता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज, राइट। नॉर्मली ब्रोकिंग एजेंट्स वगैरह जो लोग होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं खास तौर से, वो आपने अगर किसी को एजेंट रखा हुआ है और आपका जो पॉलिसी रिन्यू होने के लिए आता है, उसके डेट सपोज मान लो कि 1 अप्रैल है और आप शायद भूलने की तैयारी में हो, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई वो आपको याद करवाए। ठीक है, एंड इफ़ यू आर अनेबल टू पे द प्रीमियम, आप अगर अवेलेबल नहीं हो या आपसे वो पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो अंत में वो आपसे चेक मांगेगा। वो अगर आप उसको देने नहीं जा पाते तो वो ये कहेगा कि सर मैं आपके घर पे आके उस चेक को लेकर जाता हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ ए फ्री सर्विसेज। रिलायंस जियो हैड गिवन द फ्री सर्विसेज। शुरुआत में वो कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस फ्री में दे रहा था, राइट, जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी, अगर आपको 3 साबुन के ऊपर एक साबुन फ्री में मिलता है तो शायद कहीं ना कहीं क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी, राइट। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम किया जाता है। प्राइजेस विल बी द सेम बट क्वांटिटी मे गेट डिक्रीजेस। These are the various aspects, various points where the selling cost concept is being involved. तो सेलिंग कॉस्ट क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशन 2 प्रकार की, प्राइस एंड नॉन प्राइस। ठीक है, तो नॉन प्राइस होती है तो उसमें क्या आता है, तो कि प्राइस के अलावा जितने भी वेरिएशंस आते हैं, प्राइस के अलावा जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, वो सब वहाँ से चेंज किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, cost incurred only on getting the product advertised in the newspaper, magazines, etc. Selling cost, सैलरी भी आता है उसमें, allowances to retailers आता है, displaying their products and other promotional activities भी आती है, राइट। आपने फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरवल में 2 आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं। फिल्म स्टार्ट होने से पहले 4-5 एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है, right? These are the basic concept of selling cost in the monopolistic market, monopolistic competitions. ठीक है, सैलरीज भी आता है, वेजेस ऑफ सेल्स पर्सन भी आता है, अलाउंसेस टू द रिटेलर फॉर डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट। ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ा सा बैनर लगाया होता है एडवर्टाइजमेंट का, कि वो फिर एडवर्टाइजमेंट किसी का भी हो तो उसके भी कंपनी प्रमोशनल इवेंट्स के पैसे देती है। बैनर्स किसी इवेंट में लगाया जाता है,
एक्स कंपनी का कोई मीटिंग है, इवेंट है, तो वहाँ पर दूसरी जो स्पॉन्सरिंग कंपनीज होती है या स्पॉन्सरिंग जो कोई प्रोडक्ट करने वाला होता है उसका खुद का बैनर होता है, या तुमने किसी से स्पॉन्सर मांगा है तुम्हारी इवेंट के लिए तो उसका एक बैनर लगाया जाता है। नवरात्रि के टाइम पे ज़्यादातर ज्वेलरी शोरूम वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आरजेएस एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रेडियो जॉकीज़ वाले लोग सब एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स होती है ताकि उनको वो स्पॉन्सरशिप दिए गई है। ठीक है, तो ये दीज आर द मीडियम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स। कॉस्ट इंकर्ड ओनली ऑन गेटिंग द प्रोडक्ट एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर एज वेल एज इन द मैगजीन्स। सेलिंग कॉस्ट क्या है? तो कि इट इज़ अ स्पेशल फीचर, किसमें? तो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में। इट इज़ अ सेलिंग स्पेशल फीचर्स in the perfect competition just only because due to homogeneous product and due to absence of substitute in monopoly there is a no selling cost. You can be seen this concept. एडवर्ड चिम्बरलिन ने ये कंसेप्ट दिया था in order to alter the positions or the shape. अब जब मार्केट अलग अलग प्रकार के हैं, आपको परफेक्ट कंपटीशन है, आपको मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, तो इन सब में डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, या तो फिर किंग के डिमांड कर्व वहां पर रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं डिमांड कर्व कैसे जाता है, डिमांड कर्व और डिफरेंट शेप फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व कैसे होता है? इट इज ऑलवेज अ यू शेप्ड, ठीक है, एंड इट इज बिलीव दैट इन द बिगिनिंग increasing returns to the selling cost which implies more return than the expenditure incurred, and after a diminishing point implying the less return that the selling cost incurred. So ASC, that is average selling cost, is considered as a U shape. It should be U shape. Y axis represent the selling cost and X axis represent the output. If I talk about the selling, if selling cost on demand के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज ऑलवेज टू इंक्रीज डिमांड, बट इक्वल इंक्रीमेंट इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स द फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन कंपेयर टू द डिमिनिशिंग रिटर्न, विच मीन्स इक्वल अमाउंट इनिशियली द डिमांड इंक्रीजेस मोर, लेटर इंक्रीजेस द lesser. See the diagram, DD is a demand curve and shifting to the D1 to D1, ठीक है, then later on it shifts to the D2 और इंक्रीज हुआ एंड देन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द D3, ठीक है. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन डिमांड. If we compare about the production cost and the selling cost, so you can say the production cost is a direct material cost related to the direct material, manufacturing cost direct related to the labor cost, overhead cost that are consumed to create the products बन के मार्केट में लॉन्च किया नहीं है उसके पहले जो कॉस्ट रहती है, मेंटेनेंस होता है या इंश्योरेंस चार्जेस होता है, मशीनरीज के इंश्योरेंस किया जाता है, दिस आर दी ओवरहेड कॉस्ट क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को. सेलिंग कॉस्ट क्या है कि इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जब करते तो वो जो एक एक्सपेंस बनता है उसको अपने सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. Influence the demand side selling cost and production cost influence the supply side. Selling cost create the demand, production cost meet the demand. Some elements of proportionality between production cost and the output. No definite proportionality between selling cost and the sales promotion. Sell cost कितना भी हो सकता है, प्रमोशंस के पीछे लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च कर सकते हैं. कोई अगर कंपनी है और मार्केट में नया प्रोडक्ट कोई लेकर आता है तो उसका भी प्रमोशंस इवेंट्स वगैरह बहुत कुछ होता है जिसका कोई प्रपोर्शंस नहीं रहता है. नीड टू बी कंसिडर एज आइटम ऑफ वेस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट जनरली क्या किया जाता है कि एक बार वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुमने जो खर्चा किया है वो एक प्रकार के वेस्ट कॉस्ट भी जाना जाता है. ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने इन्वेस्ट किया है उसका 100% रिटर्न मिलेगा. पिछले सेशंस में हमने देखा था अपने डिमांड फोरकास्टिंग के चैप्टर में कि कैसे एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ मॉडल बनाया और मॉडल सक्सेस नहीं जाता है तो उसमें से पैसे निकाल के दूसरे का मॉडल में शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, ये डिमांड फोरकास्टिंग के चैप्टर में हमने देखा था उसको. एंड सेलिंग कॉस्ट में कभी और ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है वो सक्सेस जाएगा. लॉन्च करने के लिए तुमने जो कोई भी चैनल्स को अपनाया है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए वो 100% रिजल्ट देगा. ठीक है, तो मे बी कंसिडर एज एन आइटम ऑफ द वेस्ट. प्रोडक्शन तो डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर
सॉरी, नीड नॉट टू बी कंसिडर एज आइटम ऑफ द वेस्ट, बट सेलिंग कॉस्ट ऐसा बन सकता है कि तुमने जो पैसे प्रमोशंस में खर्च किए हैं उतना रिजल्ट आपको ना भी मिले. ठीक है, सो लेट अस end over here. Thank you very much. Here we had gone through the various kinds of the market, types of the market, along with the perfect competition, monopoly, oligopoly and the monopolistic competitions, including the access capacity of monopoly and the concept of the selling cost in the monopolistic competition market. Thank you very much.